हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास में हम लोग फिर से धूल चटाने वाले हैं हमारे चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास तक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था जिसका नाम है स्टॉक लेवल। यस, स्टॉक लेवल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि सम क्वेश्चंस आर स्टिल रिमेनिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक लेवल। तो उसको हम लोगों को डील करना है आज की क्लास में। तो फटाफट से स्टार्ट करते क्लास को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारी बातें हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है एसके एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर करेगा स्पेशल प्रोडक्ट जिसका नाम है ZE। ठीक है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 2013। क्या क्या है देखना जरा। एनुअल कंजम्पशन आपको बोल के रखी 12,000 यूनिट, जो कि 360 डेज हमने एज्यूम किया है पूरे साल में। कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपए की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 रुपए लगेगा पर ऑर्डर, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 24% का है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोल रहा है नॉर्मल लीड टाइम आपका 15 दिन का है, और सेफ्टी स्टॉक 30 डेज का कंजम्पशन, 30 डेज के कंजम्पशन को हम लोग सेफ्टी स्टॉक मानते हैं। ठीक है, सेफ्टी स्टॉक मतलब मिनिमम मिनिमम लेवल हम कंसिडर करते हैं 30 डेज के कंजम्पशन को। ठीक है, यस। आपको रिक्वायर्ड है कि आप री ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो, या सिंपली मैं बोलूँ तो ईओक्यू निकाल दो, री ऑर्डर लेवल निकाल दो, और वो शुड बी द इन्वेंट्री लेवल आइडियली इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो पूछ रहा है कि क्या सेफ्टी स्टॉक आपका, क्या आपका इन्वेंट्री स्टॉक होना चाहिए इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल ऑर्डर रिसीव। तो मेरे को फटाफट से बताओ, री ऑर्डर लेवल जो होता है सेफ्टी स्टॉक यानी मिनिमम लेवल के ऊपर होता है। यहाँ पर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, जब तक ऑर्डर पहुंचता है तब तक मैं मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका होता हूँ। पिछली क्लास में बताया था कि ऑर्डर यहाँ प्लेस करूंगा, जब तक ऑर्डर रिसीव होगा तब तक धीरे 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 कंजम्पशन होती रहेगी, और नॉर्मली जब ऑर्डर रिसीव होगा तब मैं मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका होता हूँ। तो पूछ रहे हैं क्या इन्वेंट्री लेवल होगा इमीडिएटली बिफोर द मटेरियल इज रिसीव। तो मटेरियल रिसीव होने के इमीडिएटली पहले मैं मिनिमम लेवल पे रहूंगा। तो आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है मिनिमम लेवल बताओ, और वो भी क्वेश्चन बता के रखा है, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। 30 डेज की कंजम्पशन मतलब द कंजम्पशन ऑफ द इक्विवेलेंट टू 30 डेज इज कंसिडर्ड एज मिनिमम लेवल। ठीक है, तो हम 30 डेज की कंजम्पशन निकाल देंगे तो मिनिमम लेवल मिल जाएगा। चलो जी, करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईओक्यू? 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट, ईओक्यू इज इक्वल टू √2 into एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट 1 रुपए का 24%। तो ये बच्चे हो जाएगा 2 into 12,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 0.24 का रूट। तो यार बेटा 1095, 0.44 है तो 1096 यूनिट कर लेते हैं। 1096 यूनिट्स आ रहा है आपका ईओक्यू। सेकेंड पॉइंट में आपको बोला है री ऑर्डर लेवल निकालो। तो री ऑर्डर लेवल का इस क्वेश्चन में फॉर्मूला मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि देखो मैक्सिमम का डेटा नहीं दिया हमको क्वेश्चन। तो जब मैक्सिमम का डेटा नहीं दिया तो हमारे पास री ऑर्डर लेवल का एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल। है कि नहीं है? बिल्कुल है भैया। सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला। सेफ्टी स्टॉक बेटा क्या होगा सोचो, मैं तुमको बता रहा हूँ। 12,000 यूनिट जो है वो 360 डेज का है। 12,000 यूनिट जो है वो 360 डेज की रिक्वायरमेंट है। मेरे को क्वेश्चन बोला है सेफ्टी स्टॉक इज 30 डेज कंजम्पशन, मतलब जब आपका सेफ्टी स्टॉक है वो 30 डेज कंजम्पशन के बराबर होता है। तो अगर मैं इससे एक दिन का कंजम्पशन निकाल लूँ डिवाइड बाय 360, तो एक दिन का कंजम्पशन आ रहा है 33.33। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 30 से, क्योंकि 30 डेज इज योर सेफ्टी स्टॉक, तो आपका 999 आएगा। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सेफ्टी स्टॉक। आ रही है अगर बात समझ में तो बोलो हाँ। हाँ जी भैया, आ रही बात समझ। अब नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। अगर आप देखोगे क्वेश्चन में नॉर्मल लीड टाइम देके रखा है 15 दिन, तो ये हो जाएगा 15। और पर डे कंजम्पशन से, पर डे देखो डेज के बेसिस पे दिया है तो डेज से मल्टीप्लाई करोगे, वीक इंटू वीक। ठीक है, नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक इंटू नंबर ऑफ वीक्स, नॉर्मल कंजम्पशन पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज। मतलब जो दिया रहता है उसी बेसिस से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो मेरे को पर डे की नॉर्मल कंजम्पशन चाहिए। तो पर डे की नॉर्मल कंजम्पशन कैसे आएगी? वही 12,000 डिवाइडेड बाय 360 कर दो, तो एक दिन की नॉर्मल कंजम्पशन आएगी 33.3333 यूनिट। इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आ जाएगा 1000, और ये आपका आ जाएगा 500। तो आपका री ऑर्डर लेवल आ गया 1500। आ रही बात समझ में? 1500 इज योर री ऑर्डर लेवल। थर्ड आपसे पूछा है मिनिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक, तो हम यही निकाल चुके हैं।
फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 30 डेज कंजम्पशन। तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 30, दिस इज गोइंग टू बी 1000 यूनिट। तो 1000 इज योर सेफ्टी स्टॉक। आर वी क्लियर विद दिस? यस। चलो जी, नोट डाउन कर लो इसको फटाक से एक बार। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। 16 क्वेश्चन में बोला था होमवर्क में तुम लोग ट्राई करना। चलो अब करते हैं इसको। एस लिमिटेड मैन्युफैक्चर करेगा एक प्रोडक्ट एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है, क्या बोल रहा है? मंथली डिमांड आपको देके रखा है यूनिट्स में, मंथली डिमांड देके रखा है यूनिट्स पे। ठीक है, इसको अपने फोकस में रखते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट देके रखा है 100 रुपए, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट देके रखा है, नॉर्मल यूसेज देके रखा है, मिनिमम यूसेज देके रखा है, मैक्सिमम यूसेज देके रखा है। अब बताओ हमको यूनिट्स की डिमांड से मतलब है या हम लोग कितना यूज कर रहे हैं उससे मतलब है? फटाफट से बताओ, हमको कितना प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में उससे मतलब है कि हम कितना यूज कर रहे हैं उससे मतलब है? सारे सारे बच्चे बताएंगे यस भैया हम लोग यूज कर रहे हैं उससे हमको मतलब है, तो हमको इससे मतलब नहीं है। रीऑर्डर पीरियड जो है वो 4 से 6 वीक है, यानी कि 4 जो है वो मिनिमम है, 6 जो है वो मैक्सिमम है, और डेफिनेटली फिर जो एवरेज आएगा वो तुम्हारा 5 आएगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, सब निकालना है सब इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, व्हाट इज मैक्सिमम यूसेज पर वीक? 75। व्हाट इज मैक्सिमम टाइम? मैक्सिमम लीड टाइम इज 6। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 6, इट कम्स आउट टू बी 450 रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल कितना होगा? मैक्सिमम लेवल होगा तुम्हारा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम होगा। तो रीऑर्डर क्वांटिटी पहले हमको निकालना पड़ेगा। यस, तो रीऑर्डर क्वांटिटी हम निकालते हैं, दैट इज ईओक्यू। 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट हो जाएगा नॉर्मल यूसेज, 50 इंटू 52 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बेटा ईओक्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोगों को लेना पड़ेगा 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट हम लोग एज्यूम करते हैं नॉर्मल यूसेज हम लोग करेंगे पर वीक, तो नॉर्मल यूसेज 50 है, इंटू 52 कर देंगे क्योंकि साल में 1 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारा 100 रुपए और कैरिंग कॉस्ट है 15। ठीक है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो हम अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 52 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 का रूट। तो ये तुम्हारा आ रहा है 589, बेसिकली 590 यूनिट्स आ रहे हैं। राउंड ऑफ कर दोगे तो 590 यूनिट्स आ रहे हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, कुछ गड़बड़ी है क्या? 50 इंटू 52 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 का रूट। सॉरी, 186 आ रहा है, पहले अलग कैसे आया था? मेरे कैलकुलेटर को शायद पड़ रहा है दौरा, कॉन्फिडेंस लूज हो गया आदमी का। बताओ, गलत आंसर दे दिया कैलकुलेटर। ओके, 186 यूनिट है। तो रीऑर्डर लेवल क्या है? 450। रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? 186 माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, तो मिनिमम है बेटा 4 और 25, तो ये 100 हो जाएगा। 450 प्लस 186 माइनस 100, तो 450 प्लस 186 माइनस 100 करो तो ये आ रहा है 536। दिस इज योर मैक्सिमम लेवल। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, तो अब देखो मिनिमम लेवल को निकालने के मैंने तुम लोग को 2 फॉर्मूले बताए थे। हाँ जी भैया, आपने 2 फॉर्मूले हमको बताए थे मिनिमम लेवल को निकालने। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपको कौन सा दे के रखा है। जैसे देखो मिनिमम लेवल, ये देखो
यहाँ पर मिनिमम लेवल है रीऑर्डर लेवल को निकालने के, हाँ गलत बोल दिया, रीऑर्डर लेवल को निकालने के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। तो अब चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी पोर्ट्रे कर सकते हो जो कि मिनिमम लेवल वाला होगा, मिनिमम लेवल वाला रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला तुम दिखा सकते हो इफ यू वांट रीऑर्डर लेवल का दूसरा भी, क्योंकि दोनों फॉर्मूले यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल तुम्हारा 450 आया है, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन 50 है और नॉर्मल टाइम 5 है। तो ये आ गया 200 तुम्हारा मिनिमम लेवल, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल 450 आया, मैक्सिमम लेवल तुम्हारा 536 है। अब तुम लोग चाहो तो रीऑर्डर लेवल को तुम लोग ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो इफ यू वांट, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेफ्टी स्टॉक। क्लियर है सबको? यस। डेंजर लेवल पूछा है क्या? नहीं, एवरेज स्टॉक है, डेंजर लेवल के लिए डेटा भी नहीं दिया है। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो यार है 368, 368। क्लियर है सब? और एक तरीका है ओ आर, और दूसरा वाला फॉर्मूला जो है उससे हम निकाल रहे हैं वही मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी से, तो उससे भी निकाल लेंगे मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज EOQ। तो 186 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 200, तो यह आ जाएगा इस फॉर्मूले से 293। दोनों फॉर्मूले से अगर आंसर निकल रहा है तो दोनों से निकाल के आना हमारा फर्ज है। हम निकाल लेंगे इसको फटाक से, नोट डाउन कर लो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। चलो जी चलो जी चलो 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 जी, कहाँ जी भैया जी, कहाँ चले भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जी। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट करो रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल। Reordering quantities to be calculated based on the following information: cost of placing an order, number of units to be purchased during the year, purchasing price per unit inclusive of transportation cost, and annual cost of storage per unit। Basically EOQ की information दे दिया है। Can we find EOQ? Can we able to find? Yes, 2 into annual requirement into ordering cost कितना है? 20 रुपए, एंड एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट 5 रुपए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 का रूट, तो यार है बेटा 200 यूनिट। EOQ हमने निकाल लिया फटाक से। आगे बढ़ो, क्वेश्चन को डिटेल्स ऑफ लेट टाइम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम तीनों देके रखा है। एवरेज भी देके रखा है, मैक्सिमम भी देके रखा है, मिनिमम भी देके रखा है, इमरजेंसी परचेस का भी टाइम देके रखा है। और अगर आप गौर फरमाएंगे दोस्तों तो मिनिमम से कम है, इमरजेंसी परचेस का टाइम मिनिमम से कम है, ऑफकोर्स कम ही होगा, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज देके रखा है 15 यूनिट और मैक्सिमम देके रखा है 20 यूनिट, पर हमको मिनिमम नहीं देके रखा है, तो क्या हम मिनिमम निकाल सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल निकाल सकते हैं। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम देके रखा है तुमको 20, मिनिमम इज नॉट देयर, अपॉन 2 एवरेज इज गिवन 15। तो मिनिमम तुम्हारा हो जाएगा 15 टू द 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लेते हैं, मिनिमम इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन हैंडी हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, सब कुछ। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना है बेटा 15 दिन और मैक्सिमम कितना है 20 यूनिट। ओके, 20 इंटू 15 ये हो जाएगा 3। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी हमने ऑलरेडी निकाल ली 200 यूनिट। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, 300 प्लस 200 माइनस मिनिमम कितना है बेटा 6 दिन और मिनिमम कितना है 10, तो 10 कंजम्पशन है और 6 दिन का समय है। तो 300 प्लस 200 माइनस 60, 500 माइनस 60 हो जाएगा तुम्हारा 440।
140, ये हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन क्या हो जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन तुम्हारा हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इनटू नॉर्मल। रीऑर्डर लेवल है 300 माइनस नॉर्मल टाइम कितना है 10 दिन, एवरेज के नाम से दिया हुआ है ना, और ये देखो नॉर्मल कंजम्पशन 15 यूनिट इंटू 10 दिन 150, ये हो जाएगा 150। तो ये हो गया तुम्हारा रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम, मिनिमम, और क्या बोला है निकालने क्वेश्चन, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल में हम लेते हैं मिनिमम कंजम्पशन इनटू टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज 4, तो ये हो जाएगा 40। क्लियर है, बस खत्म। ये देखो यहाँ पर देख लो, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो इमरजेंसी परचेज के लिए हमको क्वेश्चन 4 डेज दे के रखा था, तो हमने बोले बन गया क्वेश्चन इजी। तो क्या आपको स्टॉक लेवल में अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? भैया बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, ऐसे लग रहा है कि हम ही हैं भैया, हम ही हैं और कोई है ही नहीं। तो बेटा इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए मैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि तुम्हारा सीएमए और सीए ऑब्लिक सीएमए दोनों एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, दोनों एग्जाम में। और ये कुछ थोड़ा सा स्टॉक लेवल्स के ऊपर ही और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसका मैं आज सॉल्यूशन भी डाल के रखा था, मैं सोचा था कि मैं तुम लोगों से इसको सॉल्व कराऊं, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो हमें ही सॉल्व करना चाहिए, तो हम करते सॉल्व। पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। एक कंपनी यूज करती है 3 रॉ मटेरियल PQR फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई। देखो क्या क्या है, रॉ मटेरियल देके रखा है PQR, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट देके रखा है, ये देखो यूसेज बता के रखा है, यूसेज, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी बता के रखा है, ओके, मतलब सबका EOQ हमको पता है, EOQ या रीऑर्डर जो भी हो, पर हमको रीऑर्डर क्वांटिटी तीनों की पता है। प्राइस पर केजी हमको पता है तीनों का, और डिलीवरी पीरियड देके रखा है मिनिमम P का, Q का और R का, मैक्सिमम और एवरेज तीनों देके रखे। री ऑर्डर लेवल्स भी निकाल के रखे हैं इसने P और Q के, R का मिसिंग है, देखो R का मिसिंग है, तो पक्का मेरे ख्याल से R का री ऑर्डर लेवल निकालने बोलेगा, ये देखो। और वैसे ही मिनिमम लेवल P और Q का मिसिंग है, तो देखो मिनिमम लेवल ऑफ P और मैक्सिमम लेवल ऑफ Q निकालने बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि मिसिंग है, जबकि R का यहाँ पर गिवन। अब बोल रहा है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ P निकाल देना, तो एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है P का। इतना डेटा हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक फॉर्मेटिंग करेंगे। कौन सी फॉर्मेटिंग करेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मल। अच्छा ठीक, हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ P बोल रहा है क्वेश्चन। अच्छा आगे और पढ़ लो, वीकली प्रोडक्शन वेरी करता है 175 से 225, मतलब ये तुम्हारा मिनिमम है, ये तुम्हारा मैक्सिमम है, और ये तुम्हारा एवरेज, ठीक है। सेड प्रोडक्ट व्हाट विल द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है, ओके भैया। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 18 का, सॉल्यूशन नंबर 18 का ए पार्ट, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ P। री ऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज भैया, क्यों यही वाला फॉर्मूला आप क्यों यूज कर रहे हो मिनिमम लेवल में, भैया यही वाला फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा मिनिमम लेवल के पास फॉर्मूला है, री ऑर्डर लेवल नहीं मिनिमम लेवल निकाल रहे हैं, मिनिमम लेवल, ठीक है। तो री ऑर्डर लेवल क्या मेरे को क्वेश्चन में दे के रखा है, ये देखो, ओ माई गॉड भैया, P का तो लड्डू परोस रहा है क्वेश्चन। हाँ, री ऑर्डर लेवल आपको दे के रखा है क्वेश्चन ने 8000 माइनस नॉर्मल कंजम्पशन चाहिए मेरे को। नॉर्मल कंजम्पशन कैसे निकलती है मेरी, ये देखो, आपको यहां पर यूसेज देके रखा है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, तो एक यूनिट बनाने के लिए 10 यूनिट ऑफ P लग जाता है, मतलब अगर आपको एक फिनिश गुड्स बनाना है तो उसके लिए आपको 10 यूनिट्स ऑफ P इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होता है, 200 यूनिट का आपका नॉर्मल प्रोडक्शन होता है। तो नॉर्मली प्रोडक्शन 200 यूनिट का होता है, और एक यूनिट के पीछे आपको 10 P देना पड़ता है, एक यूनिट के पीछे आपको 10 P देना पड़ता है। तो कहना इसे आपका नॉर्मल यूसेज ऑफ P 2000 है, नॉर्मल यूसेज ऑफ P क्या है 2000 है। तो यहां भी जरूर मेंशन करूंगा 200 इंटू 10। आ रही क्या बात समझ में, यस। अब बताओ नॉर्मल लीड टाइम क्या है P का, P का नॉर्मल लीड टाइम है, ये देखो 2, एवरेज के नाम से दिया हुआ है, ये देखो 2 है नॉर्मल लीड टाइम P 2। इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व फटाक से, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 इंटू 2, दैट इज 4000।
तो ये आ जाएगा 4000 तुम्हारा मिनिमम लेवल ऑफ पी। ठीक है, दिस इज नॉर्मल यूसेज ऑफ पी। ठीक है, ओके भैया। सेकंड आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ क्यू, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ क्यू। ओके, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है, पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं यहाँ पर, री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम, वन एंड ओनली फॉर्मूला टू फाइंड आउट। ओके, क्यू को पकड़ो, क्यू को, क्यू का री ऑर्डर लेवल देके रखा है ये 4500, री ऑर्डर क्वांटिटी भी देके रखा है 5000, तो री ऑर्डर लेवल देके रखा है 4500, री ऑर्डर क्वांटिटी देके रखा है 5000, माइनस मिनिमम यूसेज। मिनिमम यूसेज कैसे निकलेगा, तो भाई साहब फिर से समझो कि क्यू, एक यूनिट बनाने के लिए 4 क्यू इन्वेस्ट करते हो आप, ये देखो एक यूनिट बनाने के लिए आपको 4 यूनिट ऑफ क्यू लगता है, और मिनिमम प्रोडक्शन क्या होती है, मिनिमम प्रोडक्शन होती है 175। तो कहना इसे 175 इज द मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, और एक यूनिट बनाने के लिए अगर 4 यूनिट ऑफ क्यू लगता है, तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्यू, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ क्यू इज 700। यस, और मिनिमम टाइम बाय क्यू इज 3, ये देखो मिनिमम टाइम टेकन फॉर क्यू इज 3, तो यहां लिखता हूं मैं 175 इंटू 4 इंटू 3, जहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम यूसेज लिख देते हैं डायरेक्टली, खत्म। चलो तो इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 175 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, मेमोरी माइनस 4500 प्लस 5000 मेमोरी प्लस एमआरसी, बेटा 7400 आ रहा है, 7400 आ रहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ क्यू। क्लियर है सबको, यस, मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ क्यू। नेक्स्ट है तुम्हारा रीऑर्डर लेवल ऑफ आर, लिखते हैं री ऑर्डर लेवल ऑफ आर, क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, बहुत इजी है मैक्सिमम निकालना। देखो आर 6 यूनिट लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 यूनिट ऑफ आर रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी होती है, 125 होती है, सॉरी 225 होती है, तो 225 इंटू 6 मैक्सिमम यूसेज आ जाएगा। दिस इज व्हाट मैक्सिमम यूसेज, और मैक्सिमम लीड टाइम फॉर आर कितना है, 4 है, 4 बिट, 4 तो ये हो जाएगा 225 इंटू 6 इंटू 4, तो दिस इज 5400। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का, यस भैया, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इनटू नॉर्मल। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक लेवल हमको दे के रखा है क्वेश्चन, ये देखो 2000, ये देखो दे के रखा है बेटा ऑलरेडी, मिनिमम स्टॉक को ही अपन सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं, तो जब क्वेश्चन डेटा दे के रखा है तो निकालना पड़ेगा दोनों फॉर्मूले से, तो 2000 होता है तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक, 2000 लिखो, प्लस नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन मतलब ये देखो 200 मेरी नॉर्मल कंजम्पशन है, 200 इंटू 6, 200 इंटू 6 इट्स गोइंग टू बी, और नॉर्मल लीड टाइम क्या है पी का, सॉरी आर का, आर का निकाल रही, पी का निकाल, आर का निकाल रही, ओके, आर का एवरेज है 3, आर का एवरेज है 3, 6 3 18, 18 इंटू 2 प्लस 2000, तो ये हो जाएगा 5600। तो ये आ गया री ऑर्डर लेवल ऑफ आर, दो फॉर्मूले से क्या आ गया, री ऑर्डर लेवल ऑफ आर। फाइनली आपसे पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ पी, लिख लेते हैं एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ पी। क्या होता है बेटा एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ पी, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मेरे पास ऑलरेडी मिनिमम लेवल ऑफ पी है, हाँ 4000, प्लस मैक्सिमम लेवल नहीं है, तो मैक्सिमम लेवल निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम करने से, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस रीऑर्डर लेवल ऑफ पी क्या है 8000, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है 10000, माइनस मिनिमम, मिनिमम ऑफ पी कैसे आएगा, 175 इंटू 10 इंटू मिनिमम लीड टाइम फॉर पी क्या है 1 डे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मैक्सिमम लेवल ऑफ पी डिवाइडेड बाय 2,
तो इसको अगर हम लोग फटाफट से कैलसी पे सॉल्व कर लेते हैं, 175 इंटू 10 मेमोरी माइनस 18,000 मेमोरी प्लस MRP 16,200 प्लस 50 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 10,125। 10,125, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी भैया, एक और फॉर्मूला है अपने पास एवरेज का। हाँ, एक और फॉर्मूला है भैया, OR, और कौन सा फॉर्मूला है? मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल मेरे पास है 4,000 यूनिट, प्लस हाफ कर दो रीऑर्डर क्वांटिटी का, तो रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ पी है मेरी 10,000, तो ये हो जाएगा 4,000 प्लस 5,000, तो ये आ जाएगा मेरा 9,000 एवरेज। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले से निकाल के आना। जब क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड करके रखा है तो वी आर सपोज टू यूज बोथ ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, दोनों फॉर्मूला, चाहे वो तुम्हारा रीऑर्डर लेवल निकालने की बात कर रहा हूँ, चाहे वो तुम्हारा एवरेज निकालने की बात करो, दो फॉर्मूला है, दोनों यूज करके आना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में डेटा देके रखा है तो। ठीक है, यस, तो चलो इसको नोट डाउन करो। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते। ठीक है बच्चों, यस भैया, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं भैया। 19 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, इन्वेंट्री टर्नओवर के ऊपर है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर हम लोगों को करना है टॉपिक आज। हेडिंग डालो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको हम लोग मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब? बेटा इसका मतलब ये होता है कि क्या तुम्हारी स्पीड है, जिस स्पीड से आपके आइटम्स जो होते हैं, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, जो भी आपका मटेरियल है, वो मूव करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मतलब सिंपल शब्दों में कितना फ्रीक्वेंटली यूज में आता है और कितना धीरे धीरे यूज में आता है। यस, मतलब सिंपल शब्दों में सोचो, एक आइटम जिसको तुम बहुत बार मंगा रहे हो, बार बार मंगा रहे हो, 1,000 बार मंगा रहे हो, डेली मंगा रहे हो, वो तुम्हारा उसका टर्नओवर रेशियो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है यूज हो रहा है, आ रहा है यूज हो रहा है, आ रहा है यूज हो रहा है, तो दिस इज व्हाट टर्नओवर। आ रहा है यूज हो रहा है, आ रहा है यूज हो रहा है, आ रहा है यूज हो रहा है, दिस इज व्हाट टर्नओवर। अब ये जो आ रहा है और यूज हो रहा है की स्पीड कितनी है? अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि जो आइटम है वो ज्यादा फास्ट मूविंग आइटम है, ज्यादा तेजी से मूव करता है। पर अगर इसकी स्पीड स्लो है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसे, तो ये स्लो मूविंग आइटम हो गया। क्यों? क्योंकि आ रहा है, थोड़े दिन होल्ड करता है, बैठता है, रिलैक्स करता है स्टोर के अंदर और फिर जाता है। पर कुछ आइटम ऐसे स्टोर में घुसने का भी मौका नहीं देते, सीधा फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये होता है स्लो मूविंग आइटम और फास्ट मूविंग आइटम। ठीक है, तो इन्वेंट्री और मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मतलब यही होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मटेरियल, बहुत ज्यादा ही इररेलेवेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं, बट फिर भी सिलेबस के अंदर है तो पढ़ना पड़ता है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो के अंदर स्लो मूविंग आइटम और फास्ट मूविंग आइटम्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और चलो मान लेते एग्जाम में नहीं आ रहा है, रियल लाइफ में यूजफुल है, तो इसलिए उससे बेटर है पढ़ ले। ठीक है, तो राइट डाउन मटेरियल टर्नओवर मीन्स, ओके बच्चों, so write this down. It means how the material is moving in the organization, that is whether it is moving fast or it is a moving slow. Slow moving item है, fast moving। फास्ट मूविंग का मतलब होता है कंजम्पशन उसकी तेजी से होगी, फास्ट मैनर में होगी, जबकि स्लो मूविंग का मतलब होता है उसकी कंजम्पशन धीरे धीरे होगी, स्लोली स्लोली होगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे फटाक से, फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग आइटम।
ठीक है जी बच्चों। यस, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालते हैं, देखो फॉर्मूला लिखना मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो राइट इट डाउन। हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और एवरेज स्टॉक का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये अपना फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है जब भी हम चाहते हैं कि हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालें। अब बात ये है एनालिसिस। एनालिसिस क्या बोलती है? एनालिसिस ये बोलती है कि अगर material turnover ratio is high, then it is a fast moving item, और अगर material turnover ratio is low, then it is a slow moving item। ठीक है, तो वो फास्ट मूविंग आइटम है या स्लो मूविंग आइटम है, डिपेंड करेगा कंप्लीटली मटेरियल टर्नओवर रेशियो का तुम लोग आंसर क्या लेके आ रहे हो। फटाफट से इसको नोट डाउन। ठीक है बच्चों, हो गया। हाँ जी भाई, चलो अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑफ द सनलाइट लिमिटेड शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी का ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग देख रखा है। ठीक है, बोल रहा है इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹1 पर केजी एंड 2 पर केजी। बोल रहा है कैलकुलेट करो मटेरियल टर्नओवर रेशियो फॉर ईच ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो को निकालने बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। यस, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो वो कैसे निकलता है? 3 प्रोडक्ट है हमारे ए बी सी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो जाएगा 700, 11,500, 200। बी का हो जाएगा 200, 11,000, 1,200। एंड 100, 1,800, 1,200। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। 700 प्लस 11,500 माइनस 200, 12,200 प्लस 11,000 माइनस 1,200, 10,000। 100 प्लस 1,800 माइनस 1,200, 7। ठीक है, अब देखते हैं कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? ₹1 पर केजी, ₹2 पर लीटर। बी जो है वो लीटर में वैल्यूड है। ₹1, ₹2,
रॉ मटेरियल कंज्यूम इन रुपीस, ये यूनिट्स में था, तो रुपीस में आ जाएगा 12,000 इंटू एक 12,000, 10,000 इंटू दो 20,000 और 700 इंटू एक 7। ठीक है, एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक कैसे आएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो 700 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 450, 200 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 2 700 एंड 100 प्लस 1200 डिवाइड बाय 650। ठीक है, हाँ जी भाई, तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज स्टॉक। तो अब आते हैं मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने में। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो ये हम लोग करते जाते हैं सॉल्व। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 450 आ रहा है 26.67, 20,000 डिवाइडेड बाय 700 आ रहा है तुम्हारा 28.57 और 700 डिवाइडेड बाय 650 आ रहा है तुम्हारा 1.07। ठीक है जी, नोट करो इस, नोट इट डाउन फास्ट। अब इसके बाद एक और चीज हम लोगों को लिखनी है कॉन्सेप्ट में, और वो है तुम्हारा मटेरियल होल्डिंग पीरियड। ये कैसे वर्क करता है, मान लो तुम लोग 360 डेज या 52 वीक्स या 12 मंथ्स लेके चल रहे हो, इसको अगर तुम मटेरियल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा या तो डेज में या तो वीक्स में और या तो मंथ में। क्या आंसर मिल जाएगा कि ये स्टॉक कितने दिन के बाद बार बार मंगाया जाता है, मतलब कितने दिन तक ये पड़ा हुआ रहता है, हाउ मेनी डेज दिस स्टॉक इज लाइक स्टे एज यूजुअल, मतलब जैसे पड़ा हुआ है वैसे पड़ा रहता है। तो इसकी क्या है भाई कि अगर तुम्हारा मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर ज़्यादा आता है तो मतलब ये स्लो मूविंग आइटम है, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा दिन पड़ा होता है। होल्डिंग पीरियड मतलब होल्डिंग पीरियड ज़्यादा आ रहा है मतलब ये स्टॉक ज़्यादा दिन पड़ा रहता है। और अगर तुम्हारा मटेरियल होल्डिंग पीरियड कम आता है इसका मतलब ये फास्ट मूविंग आइटम है, बहुत कम दिन ये हमारे पास पड़ा रहता है और फिर चले जाता है, तो ये फास्ट मूविंग आइटम। तो मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी हम लोग इस क्वेश्चन का निकालते हैं, मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो 360 डिवाइडेड बाय 26.67, 360 डिवाइडेड बाय 28.57, 360 डिवाइडेड बाय 1.07, तो ये तुम्हारा मटेरियल होल्डिंग पीरियड आ जाएगा यार है 13.5 डेज, यार है 12.6 डेज, यार है 36 डेज। ओ माय गॉड, देख रहे हो। तो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग आइटम कौन सा है, सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग आइटम है ये रैंक 1, सबसे कम दिन रहता है, फिर ये रैंक 2 उससे ज्यादा दिन रहता है, फिर ये रैंक 3। अगर आप मटेरियल टर्नओवर रेशियो एनालाइज करोगे तो देख लो मटेरियल टर्नओवर रेशियो जो सबसे ज्यादा है वो फास्ट मूविंग है, उससे कम वाला उससे कम है और फिर ये सबसे कम। वैसे ही मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो सबसे कम है वो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग है। क्यों, क्योंकि मटेरियल होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि सबसे कम दिन जो रहा वो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग है। तो डेज की बात कर रहे हैं तो 12.6 इज द लीस्ट डे, सबसे कम दिन बी रहा है, तो वो रैंक 1 में सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग है। दोनों रेशियो से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन करो, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा का विषय नहीं। ठीक है बच्चों, यस भैया। नेक्स्ट अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, आईपीएल लिमिटेड क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा है स्टॉकआउट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मेन क्या है ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम सीएमए एग्जाम दोनों एग्जाम में आता है, पता है तुम लोग, दोनों एग्जाम में दोनों पॉइंट पर्सपेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट पीपल टेंड्स टू इग्नोर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई, बिकॉज़ दे थिंक लाइक यार बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं आया तो अब आगे भी नहीं आएगा। ऐसा गलत बात। जिस साल इंस्टीट्यूट को मन किया कि इस साल पेपर हमको टफ बनाना है, उस साल इस टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सिलेबस का तो पार्ट जरूर बनता है स्टॉकआउट का कॉन्सेप्ट, लेकिन
क्वेश्चन ये बुक में तो बच्चे बोलते हैं ही नहीं सिलेबस में, बट सॉल्व कैसे करना है एकदम इजी तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, फिर भी नहीं कर पाते सॉल्व। क्यों नहीं कर पाते सॉल्व? बिकॉज ऑफ द रीजन। ठीक है, तो ये हम लोगों को दिखना है ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है स्टॉक आउट के ऊपर। तो चलो पहले हम समझते क्या होता है स्टॉक आउट। वैसे तो बहुत ज़्यादा इस पे लिखने वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। मीनिंग ऑफ स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मीनिंग लिखो। इट मीन्स दैट द मटेरियल रिक्वायरमेंट is not fulfilled at the time of demand or production, organization have to suffer loss because of स्टॉक आउट। ठीक है, तो स्टॉक आउट का मतलब क्या होता है कि सिंपल शब्दों में हमारा स्टॉक खत्म हो गया, जरूरत थी यार, प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडक्शन के टाइम पे जरूरत थी, स्टॉक खत्म हो गया, अवेलेबल ही नहीं है, तो अब क्या करें? क्या करें भाई, कहाँ से लेके आए स्टॉक? और जितना भी जल्दी लाने की कोशिश करो, एक पॉइंट ऑफ टाइम का प्रोडक्शन तो आपका रुक ही गया ना। तो ये होता है स्टॉक आउट का कॉन्सेप्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन को इसकी वजह से लॉस बियर करना पड़ता है, बिकॉज उनकी मार्केट में डिमांड चल रही थी, उनको प्रोडक्शन करना था, बट प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो ये तुम्हारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू मे सफर ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ दिस। तो वी नीड टू प्लान, स्टॉक आउट ना हो उसके लिए हम लोगों को प्लान करना पड़ता है, और वही प्लानिंग हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में कर रहे होते हैं, स्टॉक आउट के कॉन्सेप्ट के अंदर में, कि ऑर्गेनाइजेशन कितना लॉस बियर करने के रेडी है, कितना रिस्क लेने के बियर है, कितनी ज्यादा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग स्टॉक आउट। ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तब ये मैं तुम लोग को क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा तो बेटर समझ पाएगा। स्टॉक आउट का मीनिंग तुम लोग समझ चुके होगे क्या होता है। चलो देखो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने 28 नंबर। आईपीएल लिमिटेड यूज करती है स्मॉल कास्टिंग इन वन ऑफ इट्स फिनिश प्रोडक्ट। तो आईपीएल लिमिटेड एक कुछ तो भी रॉ मटेरियल यूज करती है अपने फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। द कास्टिंग आर परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री, और वो कहीं से फाउंड्री से परचेज करके लाते हैं। आईपीएल लिमिटेड परचेज करते हैं 54,000 कास्टिंग पर ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 800 रुपए पर कास्ट। तो हम लोग 54,000 कास्टिंग परचेज करते हैं और 800 रुपए एक कास्टिंग का कॉस्ट होता है हमारा। The castings are used evenly throughout the year in a production process on a 360 days per year basis। तो बोल रहा है कास्टिंग हम लोग हर साल इवनली यूज करते हैं, जिसमें हर साल हमारे पास 360 दिन होते हैं एक साल के अंदर। ओके, द कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट 9,000 टू प्लेस एन सिंगल परचेज ऑर्डर एंड अबाउट 300 टू कैरी वन कास्टिंग इन्वेंट्री फॉर ईयर। तो बेसिकली बोल रहा है कि कंपनी को ऐसा लगता है कि वो 9,000 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट बियर करेंगे और 300 रुपए का कैरिंग कॉस्ट बियर करेंगे। ओके, the carrying cost result from the need to keep the casting in a careful control temperature humidity condition from the high cost of insurance। okay, तो ये बोल रहा है कि कैरिंग कॉस्ट इस पर्पज से हम लोगों को इतना बियर हो रहा है। डिलीवरी फ्रॉम द फाउंड्री जनरली टेक 6 डेज। तो बोल रहा है जनरली मतलब ऑन एन एवरेज फाउंड्री से जो डिलीवरी आती है वो 6 दिन में आ जाती है, बट इट कैन टेक एज मच एज 10 डेज। पर बोल रहा है अगर कभी मैक्सिमम लेवल पे जाना पड़े, ऑन एन एवरेज तो ये देखो एवरेज तो मेरे को 6 दिन लगता है, बट मैक्सिमम हम लोगों को 10 दिन तक भी लग सकता है। The days of delivery time and percentage of their occurrence are shown in the following table। तो देखो आपको डिलीवरी टाइम देके रखा है 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस देके रखा है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी देके रखी है, क्या देखो प्रोबेबिलिटी है, प्लस करके देखो 100 आएगा। ये देखो 75, 85, 90 और ये 100% बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू यू। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट 6 दिन में आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 75% है। आपका प्रोडक्ट 7 दिन में आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। आपका प्रोडक्ट 8 दिन में आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। 9 दिन में आ जाएगा 5%, 10 दिन की प्रोबेबिलिटी 5%। तो आपको क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटीज बता के रखी हुई है। ठीक है, ताकि हम ये जान सके कि हम कितना परसेंटेज रिस्क लेने के लिए रेडी। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्शन रुक जाए तो कितना परसेंट ये रिस्क लेने के लिए हम लोग रेडी। बोल रहा है कंप्यूट करो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एज्यूम करो दैट द कंपनी इज विलिंग टू टेक अ 15% रिस्क ऑफ बियरिंग आउट ऑफ द स्टॉक, व्हाट विल बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला कर लेते हैं, फिर सेकंड थर्ड ऐसे एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक साथ तो सब नहीं कर सकते, तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ पीओक्यू।
तो ईओक्यू तो सिंपल है यार, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। तो ये आ रहा है बेटा 1800 कास्टिंग। तो ईओक्यू हम लोग निकालिए, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। सेकंड वाला देखो, बोल रहा है एज्यूम करो कंपनी की मर्जी है कि वो 15% रिस्क लेने के लिए रेडी है। 15% रिस्क का मतलब कि हम रेडी है कि हम 15% हम रेडी हैं कि हमारा स्टॉक नहीं है और स्टॉक आउट हो जाए, इसके लिए हम रेडी है इतना रिस्क बियर करने के लिए, ठीक है। तो उस लेवल पे सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा अगर मैं 15% रिस्क में हूँ। तो पहले रिस्क को समझो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग पहले रिस्क को समझो। डिलीवरी डेज परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिस्क ऑफ स्टॉक आउट। तो ऐसे समझो, देखो डिलीवरी डेट तुम्हारा 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन हो सकता है, और परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस 75 10 5 5 5। 75% ऑकरेंस हो सकती है इसकी, 10% ऑकरेंस हो सकती है, इन तीनों की 5 5 5%। क्यूमुलेटिव वे में बात करूं तो 6 दिन में तुम्हारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज तो 75 होगी, बट 7 दिन में तुम्हारा प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, क्या उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो है 85% की, 85%, 75 प्लस 10, ठीक है। 8 दिन में 90%, 9 दिन में 95%, और 10 दिन में भाई 100% तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो 10 दिन में तो पहुंच ही जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन। तो 100% तुम्हारा प्रोडक्ट 10 दिन में तो पहुंच ही जाएगा। पॉइंट ये है रिस्क फैक्टर कितना होगा इस सिचुएशन में, आपका रिस्क फैक्टर है 25% का। मतलब अगर आप 6 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो, 6 दिन का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो, टिल यू आर इन 25% रिस्क, क्योंकि हो सकता है 6 दिन में आपका स्टॉक ना आए। 75% चांसेस आएगा, पर 25% आप रिस्क में हो, 25% चांसेस है कि आपका डिलीवरी नहीं होगी, है ना। देयर इज अ 25% चांस कि आपकी डिलीवरी नहीं होगी, तो आप 25% रिस्क में हो। जबकि यहाँ पर आप 15% रिस्क में हो, यहाँ पर आप 10% रिस्क में हो, यहाँ पर आप 5% रिस्क में हो, और यहाँ पर आप किसी भी रिस्क में नहीं हो, क्योंकि 10 दिन में तो गारंटी है कि मेरा जो डिलीवरी है वो हो जाएगा। तो 10 दिन में रिस्क कुछ भी नहीं। पर 9 दिन की अगर मैं बात करूं तो 95% चांसेस है कि प्रोडक्ट पूरा आ जाएगा, लेकिन 5% चांसेस है नहीं आएगा। अगर मैं 8 दिन की बात करूं तो 90% चांसेस आ जाएगा, पर 10% स्टिल रिस्क है। और अगर मैं 7 दिन की बात करूं तो 85% चांसेस है कि आ जाएगा, बट स्टिल देयर इज अ 15% रिस्क कि नहीं आएगा, स्टॉक आउट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये टेबल की इंटरप्रिटेशन है जो आपको समझनी है, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टेबल। अब मेरे से क्वेश्चन बोला है कि अगर कंपनी रेडी है 15% रिस्क बियर करने के लिए, 15% रिस्क बियर करने के लिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी जो है वो 7 डेज का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है अपने पास। 7 डेज का सेफ्टी स्टॉक इस कंपनी इज मेंटेनिंग। अब मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से बता, जनरली नॉर्मली नॉर्मली 6 दिन में डिलीवरी आ जाती है? बोलो हाँ, ठीक है। तो मेरे को एक आइडिया है, मेरे को दिमाग में है कि भाई 6 दिन में मेरी डिलीवरी आ जाएगी। बोलो हाँ, 6 दिन में डिलीवरी आ जाएगी, बट स्टिल मैंने 7 दिन का स्टॉक मेंटेन किया अपने पास। देखो मैंने कितने दिन का, देखो मैं कौन से ब्रैकेट में हूँ अभी, मैं 15% रिस्क ब्रैकेट में हूँ। 15% रिस्क ब्रैकेट क्वेश्चन मेरे को बोला, इसका मतलब मैंने अपने पास 7 दिन का स्टॉक मेंटेन करके रखा। मेरे को तो पता है कि 6 दिन में डिलीवरी आ जाएगी, तो मैं 7 दिन का स्टॉक क्यों मेंटेन करके रखा हूँ? क्योंकि मैंने 1 डे एज अ प्रोविजन रखा, 1 डे एज अ सेफ्टी स्टॉक रखा है, 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा। इसी को आप बोलो, इसी को आप इस क्वेश्चन बोलो सेफ्टी स्टॉक। क्योंकि मेरे को जब दिमाग में है कि 6 दिन में मेरी डिलीवरी आ ही जाती है, 12 महीने में से 10 महीने मेरी डिलीवरी 6 दिन में आई है, तो 6 दिन में, पर मैं फिर भी 7 दिन का स्टॉक मेंटेन करके रखा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने 1 डे एज अ प्रोविजन लेके रखा है, 1 डे एज अ सेफ्टी स्टॉक लेके रखा है। तो मेरा प्रोविजन मैंने 7 डेज मेंटेन करके रखा है, बट 6 डेज में डिलीवरी आ जाती है, तो 1 डे इज माई सेफ्टी स्टॉक। 1 डे इज फॉर व्हाट? माई सेफ्टी स्टॉक। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि आपका सेफ्टी स्टॉक कितना है, तो 1 दिन का स्टॉक मेरा सेफ्टी स्टॉक। तो भाई पूरे साल में 54,000 कास्टिंग होती है 360 डेज की, तो आपसे मैं बोलूं कि 1 डे का कितना होगा?
अगर 54,000 कास्टिंग 360 डेज की होती है, इवनली यूज होती है, तो एक दिन का यूसेज कितना आएगा, इंटू 1 कर दो, तो 54,000 डिवाइडेड बाय 300, तो एक दिन में बेटा 150 आएगा, तो 150 इज योर 1 डे सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, ओके, तो यहां लिखो द कंपनी वांट्स टू टेक risk of 15%, that means they are going to maintain 7 days stock with them. The normal delivery time is 6 days, so we can say they are maintaining 1 day as safety stock. तो उन लोग मेंटेन कर रहे हैं एक दिन का सेफ्टी स्टॉक, वी कैन से यस, वी कैन से एक दिन का वो लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, और जिसकी वैल्यू 150 आ जाएगी। बोलो बच्चों हाँ, हाँ जी भैया हाँ। चलो री ऑर्डर लेवल निकाल ले क्या, री ऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, री ऑर्डर लेवल का मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम नहीं यूज हो सकता। तो सेफ्टी स्टॉक 150 आ चुका है। नॉर्मल कंजम्पशन पर डे कितनी है, 54,000 पूरे साल की है, 360 से डिवाइड करो, एक दिन की नॉर्मल कंजम्पशन आ जाएगी। और नॉर्मल लीड टाइम क्वेश्चन में देके रखा है, कहाँ देके रखा था नॉर्मल लीड टाइम, ये देखो, ड्यूरिंग डिलीवरी फाउंड्री जनरली टेक 6 days, तो ये रहा नॉर्मल लीड टाइम। तो ये निकाल लो कितना आ जाएगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 6 प्लस 150, तो ये आ रहा है 105। दिस इज योर री ऑर्डर लेवल। क्लियर है सबको, हाँ जी भैया, नोट करो इसको फटाक। ठीक है जी बच्चों, हाँ नेक्स्ट देखो, एज्यूम करो दैट द कंपनी इज विलिंग टू टेक 5% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, तो सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल क्या होगा। तो अब कंपनी 5% रिस्क में रहना चाहती है, तो 5% रिस्क में रहना चाहती है, इसका मतलब कंपनी इज नाउ गोइंग टू मेंटेन स्टॉक ऑफ 9 days विद देम, उन लोग अपने साथ 9 दिन का स्टॉक रखेंगे। तो अगर लोग अपने पास अब 9 दिन का स्टॉक रखने वाले हैं, तो सेफ्टी स्टॉक कितना हो जाएगा, सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा 3 days का, सेफ्टी स्टॉक फॉर 3 days, क्योंकि 6 दिन तो डिलीवरी टाइम लगता है, पर हम 9 दिन का मेंटेन कर रहे हैं, तो हम 3 दिन का एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो 3 days इज माई सेफ्टी स्टॉक। तो अगेन 54,000 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो एक दिन का आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दिन का आ जाएगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3, तो यार है बच्चों 450, दिस इज माई सेफ्टी स्टॉक। अगेन क्वेश्चन आस्क फॉर री ऑर्डर लेवल, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, तो ये हो जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 6 प्लस 450, तो ये आ जाएगा बेटा 1350 इज माई री ऑर्डर लेवल। कितना है री ऑर्डर लेवल, 1350। क्लियर है, इसका स्टेटमेंट वगैरह तुम लोग लिख लेना, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बताना तो पड़ेगा कि आया कैसे सामने वाले। चलो नेक्स्ट बोल रहा है, एज्यूम करो 5% स्टॉक आउट रिस्क है, 5% का स्टॉक आउट रिस्क है, तो व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग फॉर द इन्वेंट्री फॉर 1 year। तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कितना आएगा, मतलब सिंपल शब्दों में इसी सिचुएशन में आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा। तो लिखो जी मेरे साथ साथ में, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा तुम्हारा 54,000 हम लोग लेते हैं, और एक ऑर्डर में हम कितना मंगा रहे हैं, ईओक्यू याद करो, एक ऑर्डर में कितना मंगा रहे हैं, ईओक्यू 1800, एक ऑर्डर में हम 1800 मंगा रहे हैं, और 9,000 रुपए लगता है पर ऑर्डर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 54,000 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 9,000, तो ये हो जाएगा बेटा 2,70,000 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट लिखो, कैरिंग कॉस्ट, तो हम मंगा तो रहे हैं 1800 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री मंगा रहे हैं, इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना था 300, तो ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 300, ये भी हो जाएगा 2,70,000। लेकिन लेकिन लेकिन
क्या भैया, क्या लेके, क्या लेके? बेटा जो सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसकी भी तो कैरिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। इस लेवल पे जो तू सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है उसकी कैरिंग कॉस्ट कौन कर, कहाँ रोड में रखेंगे क्या? नहीं, इसके ऊपर भी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर कि हमको कैरिंग कॉस्ट फॉर सेफ्टी स्टॉक भी निकालना पड़ेगा। तो 450 यूनिट है, 450 यूनिट है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 300 से, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 450 इंटू 300, और इसका हम लोग एवरेज इन्वेंट्री नहीं लेते, तो ये हो जाएगा 1,35,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,70,000, तो ये आ जाएगा 6,25,000। समझ में आया चाचा जी? हाँ जी भैया जी, आ गया हमें समझ। तो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी स्टॉक एंड दिस इज फॉर नॉर्मल कंजम्पशन। ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाक। इसी लेवल के लिए करना था ना, तो इसी लेवल का सेफ्टी स्टॉक लेते हैं। अगर क्वेश्चन बोलता 15% रिस्क लेने वाले हैं तो ये वाला सेफ्टी स्टॉक लेते, ये वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन बोलता कि हम 15% रिस्क बियर करने के लिए रेडी, तो हम फिर पिछला वाला लेते। ओके भैया जी, चलो जी नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखो, रेफर टू द ओरिजिनल डेटा एज्यूम करो यूजिंग प्रोसेस री इंजीनियरिंग कंपनी रिड्यूस कर दी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग परचेज ऑर्डर 600 रुपए। ओ माय गॉड, मतलब 9,000 से 600, इतनी? भाई इस कंपनी के री इंजीनियर्स मेरे को भी चाहिए। 9,000 से 600 ले आए भाई कॉस्ट को, एक बार ताली तो बनती है। 9,000 से 600 ले आए, ठीक है। इन एडिशन द कंपनी एस्टिमेट दैट व्हेन द वेस्ट एंड इनएफिशिएंट कॉस्ट बाय इन्वेंट्री आर कंसीडर्ड द ट्रू कॉस्ट ऑफ कैरिंग अ यूनिट इज 720। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेसिकली आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर दिया पर कैरिंग कॉस्ट को आपने 720 पे ले गए। ओके, तो बोल रहा है नया ईओक्यू निकालो और हाउ फ्रीक्वेंटली विल बी द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेजिंग। तो ओल्ड परचेजिंग से न्यू परचेजिंग का ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। ठीक है, तो पहले नया ईओक्यू निकाल ले क्या? यस, ईओक्यू 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। लो, वेरी वेरी, 2 इंटू 54,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 720 का रूट 300 यूनिट। 300 यूनिट हमारा आ गया नया ईओक्यू। अब यहाँ लिखो ओल्ड ईओक्यू, यहाँ लिखो न्यू ईओक्यू। न्यू ईओक्यू 300 है, ओल्ड ईओक्यू 1800। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। तो एनुअल रिक्वायरमेंट 54,000 है, डिवाइड करो 1800। एनुअल रिक्वायरमेंट 54,000 है, डिवाइडेड करो 300 ऑर्डर साइज। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 1800, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 30। 54,000 डिवाइडेड बाय 300, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 180 हो गए नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ऑर्डर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हो जाएगी, अगर मैं डेज में निकाल रहा हूँ ना, डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, ये तो 2 हो जाएगा। हर 2-2 दिन में ऑर्डर मंगाना पड़ेगा, 2-2 दिन में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, देख रहे हो? और इसमें हर 12-12 दिन में ऑर्डर प्लेस। तो पहले ओल्ड ईओक्यू के बेसिस पे अगर मैं बात करूं, पुराने ईओक्यू के बेसिस पे बात करूं, तो हर 12 दिन में मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था, 12-12 दिन में। बट अगर नए ईओक्यू के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हर 2 दिन में मेरे को ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस। तो इसके साथ तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन बेटा 15 मार्क्स तक के भी पूछा जा सकता है, 15 मार्क्स, क्योंकि इट इज अ लेंदी क्वेश्चन। देख रहे हो, लेंदी क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें हैं। 5 पॉइंटर्स है, तो मैं बोलूंगा अगर हर पॉइंटर पे इंस्टीट्यूट 2 या 3 मार्क्स अलॉट कर रहे हैं, या किसी किसी में 2 देके 4 अलॉट कर रहे हैं, तो 15 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से एक बार देख के जाएंगे, अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे कॉपी। और फिर आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से, वैसे तो मेरे को इसी लेक्चर में लेना था, बट नेक्स्ट लेक्चर से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्टोर्स लेजर। यस, स्टोर्स लेजर हम लोग करेंगे, और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का स्टोर्स लेजर, जहां पर हम लोगों को ये बात करना है कि कैसे अकाउंटिंग मेंटेन करता है स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला बंदा, जब मटेरियल आ रहा है, जब मटेरियल जा रहा है, मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल इशूड। ठीक है, और इसकी पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अगर नहीं होगी तो मटेरियल चोरी होने का रिस्क होता है। मटेरियल तो कोई भी उठा के ले जा सकता है यार, ये देखो कैलकुलेटर के बंडल पड़े, एक उठा के जेब में डाल लो, बैग में डाल लो, कोई भी ले जा सकता है। तो इसलिए मटेरियल की भी प्रॉपर स्टोर्स लेजर मेंटेन होती है, जिसमें हम लोग सिंपली वही अकाउंटिंग करते हैं, बट इट इज नॉट ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, इट इज ऑफ रिसीव्ड और इशूड, रिसीव्ड और इशूड। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और उम्मीद है तुम लोग को चीजें समझ में आ रही होगी। बस इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे प्रॉपर नोटिंग कर लो, तो फिर एग्जाम टाइम पे तुम लोगों को एकदम डेड लाइन पे सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी फॉर द पर्पज ऑफ। ठीक है बच्चों, चलो आज के लेक्चर में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।